हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 84 है। 83 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। अगर हम बात करें बहाउद्दीन जकारिया की, तो देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया ये किस संप्रदाय के थे? तो ये जो है कि सुहरावर्दी सिलसिला के थे। तो ये हो जाएगा ए का 2। सैयद मोहम्मद जिलानी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपके कादरी सिलसिला के थे। निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो ये जो है कि थे चिश्ती संप्रदाय के संत थे। और मोहम्मद गौस की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौस जो है कि सत्तारी सिलसिला के ये थे। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका 2314। 2314 कौन सा है ये? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ लोगों का नाम दिया गया है एंड सूची 2 में ये किससे संबंधित है। अगर हम बात करें कबीर दास की, तो कबीर दास जो है कि एक जुल्लाहा थे। देखिए, यहाँ पे जुल हो गया है, ठीक है, हाँ छूट गया है। तो कबीर दास जो है कि जुल्लाहा थे। रैदास जी की अगर हम बात करें तो ये एक मोची थे। और सेन महाराज की अगर हम बात करें तो ये एक नाई थे। और धन्ना की अगर हम बात करें तो ये जो है कि एक किसान थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 डी ऑप्शन आपका सही है। शाकंभरी देवी मेला किस जिले में लगता है? आगरा, सहारनपुर, वृंदावन, प्रयागराज। शाकंभरी देवी मेला ये किस जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका सहारनपुर, यूपी में। बी ऑप्शन आपका सही है। ताज महोत्सव का आयोजन होता है आगरा जिले में, लखनऊ जिले में, वाराणसी जिले में, प्रयागराज जिले में। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ताज महोत्सव का आयोजन जो है कि आगरा में होता है, शिल्पग्राम में। और ये हर साल जो है कि फरवरी में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। थारू जनजाति के बारे में असत्य कथन बताइए। इनका निवास उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये स्वयं को किरात वंशज नहीं मानते हैं और दीपावली को शोक पर्व के रूप में ये मनाती हैं। देखिए, बात की जा रही है थारू जनजाति के बारे में, ठीक है। इसमें असत्य कथन बताना है। इनका निवास कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में इनका निवास है। ये बिल्कुल सही है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इनमें जो है कि संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली प्रथा जो है कि इनमें प्रचलित है थारू जनजाति में। तो ये भी आपका सही है। और ये स्वयं को किरात वंशज नहीं मानते हैं। देखिए, ये स्वयं को अपने को ना किरात वंशज के मानते हैं। जो थारू जनजाति हैं ये जो है कि स्वयं को किरात वंशज मानते हैं। ये तो यहाँ भी दिया गया है कि नहीं मानते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं किरात वंशज के। और 4 दिया गया है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। जो थारू जनजाति होती है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो ये भी आपका सही है। तो असत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बेंती एवं नैया झील किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, उन्नाव, बाराबंकी। बेंती एवं नैया झील ये किस जिले से संबंधित है? किस जिले में है ये? तो ये है आपका प्रतापगढ़ में। ए ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे
दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ पठार का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संबंधित देश का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें चिया पास पठार, चिया पास पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका दक्षिणी मैक्सिको में पड़ता है। यूकान पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कनाडा या अमेरिका में पड़ता है। और मेसेटा पठार ये कहाँ पड़ता है? तो ये स्पेन में पड़ता है। और अनातोलिया पठार जो है कि कहाँ पे है? तो ये जो है कि आपका तुर्की में है। तो ये हो जाएगा आपका 3241। 3241 कौन सा है? तो ये होगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ संस्था का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसके संस्थापक दिए गए हैं। अगर हम बात करें कम्युनिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया 1921 की, तो इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इस संस्था के संस्थापक थे नलिनी गुप्ता। ठीक है, नलिनी गुप्ता। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, इस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1936 की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो मीनू मसानी, अशोक मेहता व डॉक्टर अशरफ थे। और भारतीय बेलेस्विक लेनिन दल 1941, इसके संस्थापक कौन थे? तो अजीत राय व इंद्रसेन जी थे। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? गनी कश्मीरी, मुल्दा दाऊद, जाफर जटली, सौदा। किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की? किसने की? तो ये जो है कि जाफर जटली ने, ये औरंगजेब के शासनकाल का एक अच्छा व्यंग्यकार था ये। ठीक है, और अपने अनुभव के आधार पर जो है कि उसने व्यंग्य काव्य की रचना की। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1940 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की? गणेश वासुदेव जोशी, बाल शास्त्री जाम्भेकर, महादेव गोविंद रानाडे, दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर। 1940 में पूना में परमहंस सभा की किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था 1940 में पूना में परमहंस सभा की स्थापना जो है कि दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए पूना सार्वजनिक सभा है एक। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, उसकी स्थापना जो है कि महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। लेकिन पूना में परमहंस सभा है जो, इसकी स्थापना जो है कि दादोबा पांडुरंग तरखेड़कर के द्वारा किया गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ नदियों का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसकी सहायक नदी दी गई है। देखिए, अगर हम बात करें गंगा की, ठीक है, तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, कर्मनाशा है, सोन है, गोमती है, घाघरा है, कोसी है। ये सब गंगा की सहायक नदी है। बाकी इसमें जो है कि क्या दिया है? तो सोन दिया है। ये हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्राणहिता, पूर्णा, दुघना, पेनगंगा, वर्धा और मंजीरा है। तो ये हो जाएगा आपका ये। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना। तो ये हो जाएगा आपका भीमा। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, हिंडन। तो ये हो जाएगा आपका केन। तो ये होगा आपका 4312। 4312 कौन सा है? ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आदि वराह द्रम सिक्के किसने चलवाए थे? प्रतिहार भोज, राजेंद्र चोल, कलचूरी कर्ण, बघेल, बिशलदेव। आदि वराह द्रम सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे प्रतिहार भोज ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज अथवा कि भोज प्रथम 836 से 85 ईस्वी ने आदि वराह के सिक्के चलाए थे और यह विष्णु का उपासक था ये। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक,
इल्तुतमिश आराम शाह। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कि किसने किया? तो ये किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में करवाया था। और किसके कहने पे? तो ये मोहम्मद गोरी के आदेश पे जो है कि इसका निर्माण करवाया था। बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने एक आवरण से इसकी और सुंदरता बढ़ा दी, बट इसका जो है कि निर्माण जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था मोहम्मद गोरी के आदेश पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ प्राकृतिक आपदाएं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में प्रदेश का नाम दिया गया है। देखिए अगर हम बाढ़ की बात करें तो बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे आती है? तो बाढ़ जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदान है वहाँ वो बाढ़ मतलब जो प्राकृतिक आपदा है बाढ़ इससे ग्रसित रहता है। अगर हम बात करें भूकंप की तो भूकंप जो है कि ज़्यादातर आपका आता है कहाँ? हिमालय का जो गिरिपाद क्षेत्र है। सूखा कहाँ पे पड़ता है सबसे ज़्यादा? तो सूखा जो है कि आपका पड़ता है मध्य पूर्वी भारत में। ठीक है। चक्रवात जो है कि आपका झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में आते रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3142 आपका हो जाएगा कौन सा? ये 3142 बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, इसका जो है कि गठन जो है कि कब किया गया था? 2 मई 1951 में जो है कि इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में। और इस संगठन के जो संस्थापक थे वो PC महालनोबिस थे। तो ये सब सारी चीज़ें भी याद रखिएगा आप लोग। भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में समपोषणीय विकास का लक्ष्य जो है कि सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? देखिए समपोषणीय विकास बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, सतत विकास बोल सकते हैं। इन सब का जो है कि लक्ष्य सबसे पहले जो है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। और चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 1969 टू 74 था। देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत। 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण भी किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ अनुच्छेद का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में किससे संबंधित है? देखिए अगर बात करें हम अनुच्छेद 14 की तो ये जो है कि समानता का अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 36 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपका नीति निदेशक तत्व के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 74 की अगर हम बात करें तो ये जो है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3421। 3421 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 124 का 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। इसमें से सही कथन आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके बारे में संविधान में भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 4 है उसमें 124 से लेकर के 147 तक जो है कि इसके बारे में वर्णन किया गया है।
भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 124 का 3 है वो क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में ये बात करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उनकी योग्यता होनी चाहिए कि वह पहले तो भारत का नागरिक हो, या फिर वह मतलब ये भी है, और दूसरी है कि वह एक या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है। ठीक है, वह जो कि उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक लगातार जो है कि न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है उच्च न्यायालय में। दूसरी बात यह आती है कि वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में, ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है। बात समझिएगा आप, 10 वर्ष तक वकील रहा हो उच्च न्यायालयों में, या फिर 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वो कंटिन्यू क्या ना हो, मतलब न्यायाधीश रहा हो। 10 वर्ष तक वकील और 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, तब जाकर के वो जो है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है। और एक ये भी है कि राष्ट्रपति की राय पे एक मतलब राष्ट्रपति की राय में एक जो है कि पारंगत विधिवेता हो वो वकील, ठीक है, तो तब जाकर के जो है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वो रख सकता है। तो ये भी सही है। और ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में और 10 वर्ष तक लगातार एडवोकेट मतलब वकील के रूप में अनुभव हो। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर बताइए। 77.3%, 75.3%, 73.5%, 72.3%। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुल साक्षरता दर है ना वो कितनी है, 67.72% है कुल साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, 77.3% है, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो 57.2% है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है आपका 77.3%। अगर महिलाओं की पूछा जाए तो 57.2% होगा, और कुल साक्षरता दर पूछा जाए यूपी में तो 67.72 होगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित राज्य कौन सा है? पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली। जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश की बात की जा रही है, कौन सा है? लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संघ शासित, तो कौन सा संघ शासित प्रदेश है, तो वो है आपका पुदुचेरी। अगर वही स्टेट पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि वो कौन सा है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि फुतुहात-ए-आलमगीरी के लेखक कौन थे? ईश्वर दास नागर, इनायत खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, बदायूनी। फुतुहात-ए-आलमगीरी इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो है कि ईश्वर दास नागर जी थे। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली कौन सी डिवाइस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। स्टडी विद श्री मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।